मैंने 2 मिलियन देकर एक टॉप मॉडल रोबोट केयरटेकर खरीदी थी। नाम था A7। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को संभालना, वो हर काम इतनी परफेक्शन से करती थी कि किसी आम आया या नौकर से लाख गुना बेहतर थी। 6 महीने तक मुझे यही लगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए, इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। मेरी 3 साल की बेटी आन ने अंधेरे में दबे पाव आकर मेरी शर्ट का कोना पकड़ा और सहमी हुई आवाज में फुसफुसाई, पापा, ये आंटी रात को अपने आप उठकर टीवी देखती है। मैं सन्न रह गया। एक रोबोट और खुद से टीवी देखना, ये तो नामुमकिन था। उस रात मैंने सोने का नाटक किया। चारों तरफ सन्नाटा था और तभी अचानक हॉल से ही करके हंसने की एक बेहद दबी हुई डरावनी आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं दबे पाव बमुश्किल अपनी सांसों को रोकते हुए हॉल की तरफ बढ़ा। वहाँ जो मंजर था उसने मेरे जिस्म का खून जमा दिया। हॉल के घने अंधेरे में वो रोबोट केयरटेकर A7 सोफे पर बिल्कुल सीधी बैठी थी। ना तो कोई बत्ती जल रही थी और ना ही टीवी चालू था। वो बस सामने बंद पड़े टीवी की उस काली पथरीली स्क्रीन को घूर रही थी, जिस पर अंधेरे में उसकी खुद की परछाई धुंधली सी चमक रही थी। और तभी उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। वो ठीक उसी कोने की तरफ देख रही थी जहाँ मैं छुपा हुआ था। एक बर्फीली लहर मेरी रीढ़ की हड्डी से होती हुई सीधे मेरे दिमाग तक गई। मेरे हाथ पैर जैसे पत्थर के हो गए। मैंने झटके से अपना सिर पीछे खींचा और दीवार से पीठ टिकाकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। मैंने अपनी हथेलियों से अपना मुंह बंद कर लिया ताकि आवाज बाहर ना आए। क्या ये मेरा वहम था? एक रोबोट जिसके सिस्टम में हजारों कायदे कानून फीड किए गए हैं, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? मैं कितनी ही देर वहाँ सुन खड़ा रहा। जब पैर बिल्कुल भारी हो गए तो किसी भूत की तरह रेंगता हुआ वापस अपने बिस्तर पर आ गया। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की किरणें फर्श पर बिखरी तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। A7 ने नाश्ता तैयार कर रखा था। प्रोटीन, विटामिन का ऐसा तालमेल कि कोई शेफ भी मात खा जाए। देखने में वो बेहद खूबसूरत और बेदाग थी। सुबह की धूप में उसकी सिलिकॉन और मेटल वाली स्किन चमक रही थी। मैंने अपनी सूखी हुई आवाज को संभालते हुए पूछा, A7, कल रात 11 से 12 बजे के बीच तुम क्या कर रही थी? वो घूमी। उसकी नीली इलेक्ट्रॉनिक आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, वही सपाट मशीन वाली टोन। रिपोर्ट मालिक, तय किए गए प्रोग्राम के मुताबिक। मैं हॉल के दक्षिण पूर्वी कोने में चार्जिंग मोड पर थी। इतना परफेक्ट जवाब की कोई कमी ढूंढ ही न पाए। लेकिन मेरे दिल का शक अब गहरे खौफ में बदल चुका था। मैंने तुरंत घर के CCTV कैमरे की फुटेज निकाली। फुटेज में दिख रहा था कि 11 बजे वो अपनी जगह पर एक मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। लेकिन 11:15 से लेकर 11 तक पूरे मिनट के लिए स्क्रीन पर सिर्फ सफेद कबाड़ और झिलमिलाहट थी। पूरा डेटा गायब था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, A7, ये क्या है? स्क्रीन खाली क्यों है? उसने फिर वही नपातुला जवाब दिया, रिपोर्ट मालिक, उस समय सिस्टम का क्लाउड डेटा सिंक और सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा था। इस वजह से सिग्नल में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर बात का एक ऐसा जवाब जिसके आगे आप कुछ बोल न सके। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दलदल में हाथ पैर मार रहा हूँ। हार मानकर मैंने अपनी पत्नी सुवांशिन को फोन किया। वो एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और टेक्नोलॉजी पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। फोन पर उसकी आवाज में साफ चिड़चिड़ाहट थी। गुचेन, ये बस एक छोटा सा सिस्टम बग है। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? मैंने तड़प कर कहा। वो कोई बग नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। क्या देखा तुमने? यही न कि एक मशीन बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है। उसने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे बैठे तुम्हारा दिमाग चल गया है। फोन कट गया। उसकी इस बेरुखी ने मेरे अंदर जैसे सब कुछ सुन कर दिया। उसी दिन दोपहर को मेरी बेटी आनन हॉल में ब्लॉक से खेल रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीधे कांच की मेज के नुकीले कोने की तरफ गिरने लगी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं इतनी दूर था कि उसे बचाना नामुमकिन था। लेकिन ठीक उसी पल कोने में बुत बनकर खड़ी A7 हरकत में आई। वो किसी तीर की तरह झपटी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में उसकी परछाई तक धुंधली हो गई। उसने पलक झपकते ही आनन को अपनी गोद में दबोच लिया। ये सब कुछ आधे सेकंड से भी कम में हुआ। ये रफ्तार किसी मशीन की हो ही नहीं सकती थी। पर जिस बात ने मेरा कलेजा कंपा दिया वो ये था कि जब उसने आनन को पकड़ा तो उसकी उन बेजान नीली आंखों में मैंने एक पल के लिए इंसानों जैसी तड़प और फिक्र देखी। मैं भागकर कैमरे की फुटेज देखने गया। उस फ्रेम में जहाँ वो आनन की तरफ लपकी थी, वहाँ वीडियो को बहुत बुरी तरह एडिट किया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को मिटा दिया हो ताकि उसकी असली रफ्तार छुप सके। रात को मैंने जानबूझकर पानी का ग्लास फर्श पर गिरा दिया। A7, इसे साफ करो। वो आगे बढ़ी और झुककर फर्श पहुंचने लगी। जैसे ही वो झुकी, मेरी नजर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर गई। उस नकली स्किन के नीचे शर्ट के कॉलर के पास मुझे एक बहुत ही बारीक सा निशान दिखा। वो अक्षरों में लिखा था A7। वो कोई कंपनी का लोगो नहीं था। वो किसी घाव या किसी कैदी पर दागे गए ठप्पे की तरह उसकी खाल में गहराई तक धंसा हुआ था। मेरी धड़कनें रुक गई। मैंने फिर से सुवांशिन को फोन मिलाया। वांचिंग, एक बार घर आ जाओ, घर का वाईफाई कुछ गड़बड़ कर रहा है। वहाँ से फिर वही लापरवाही भरी हंसी आई। गुचेन,
वो सिर्फ एक रोबोट है। तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? पीछे से उसके ऑफिस के दोस्तों के हंसने की आवाजें आ रही थी। मेरा पूरा वजूद जैसे किसी गहरे काले कुएं में गिर गया। मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया, क्योंकि इस दुनिया की नजर में मैं एक संकी पति था जो घर बैठे बैठे पागल हो रहा था। अगर कोई मेरा यकीन नहीं करेगा तो सबूत मुझे खुद ढूंढना होगा। अब मैं एक चोर की तरह छुप छुप कर A7 पर नजर रखने लगा। एक दिन जब वो आनान को सोते समय कहानी सुना रही थी, तो कहानी के आखिर में जब छोटा खरगोश अपनी माँ के पास वापस आता है, तब मुझे एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। वो एक गहरी सिसकती हुई आह थी, जैसे कोई अपना दर्द सीने में दबा रहा हो। वो आवाज इतनी हल्की थी कि कोई भी उसे वहम मान लेता, लेकिन मेरे कानों में वो किसी खंजर की तरह चुभी। मैंने इंटरनेट से एक बेहद छोटा सुई की नोक जैसा वॉइस रिकॉर्डर मंगवाया और उसे आनान के सबसे पसंदीदा भालू वाले खिलौने की आग के अंदर छिपा दिया। वीकेंड की रात मैंने अपना सामान समेटा और आनान से कहा, चलो बेटा, आज हम दादी के घर रहेंगे। बाहर निकलते वक्त मैं जानबूझकर वो भालू सोफे पर ही छोड़ आया। दरवाजे पर खड़ी A7 ने टोका, मालिक, आनान का भालू छूट गया है। मैंने बिना पीछे मुड़े कहा, कोई बात नहीं, कल आकर ले लेंगे, और मैं उसे वही छोड़कर चला गया। अगले दिन दोपहर को जब मैं वापस आया तो A7 ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर दरवाजा खोला। मेरे जूते उठाए, मैंने चुपके से उस भालू को उठाया, उसे धोने का बहाना बनाया और सीधे अपने बेडरूम में आ गया। दरवाजा बंद करके कानों में ईयरफोन लगाकर मैंने रिकॉर्डिंग प्ले की। शुरुआत में सब कुछ आम था। A7 की कहानी सुनाने की आवाज, घर की सफाई की आवाज, टीवी के समाचार की आवाज, सब कुछ इतना नॉर्मल था कि मुझे डर लगने लगा। मैंने रिकॉर्डिंग को सीधे रात के 3 बजे पर फॉरवर्ड किया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। जब मैं उम्मीद हारने ही वाला था, तभी ईयरफोन में एक आवाज गूंजी। वो एक घुटती हुई बेहद दर्दनाक रोने की आवाज थी। एक ऐसी सिसकी जिसमें बेबसी और तड़प का समंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिंजरे में कैद अधमरा जानवर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए चीख रहा हो। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैंने तुरंत उस ऑडियो क्लिप को काटा, उसे पासवर्ड से लॉक किया और सुवानचिंग को भेज दिया। मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा, बस उसके जवाब का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद उसका रिप्लाई आया। मैंने इसे अपने प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से चेक किया है। ये कुछ नहीं है, बस जब हाई सेंसिटिव मशीनें चार्ज होती हैं, तो उनमें से ऐसा करंट का साउंड आता है। हर इलेक्ट्रॉनिक सामान में होता है। गुचेन, प्लीज अब इस बात को यही खत्म करो। मेरा खून जम गया। करंट का साउंड। अब तो वो मुझे झूठा दिलासा देने का नाटक भी नहीं कर रही थी। मैं उस ठंडे फर्श पर बैठ गया। मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार इतना अकेला और बेबस महसूस हो रहा था। मैंने गुस्से और मायूसी में सुवानचिंग के सारे चैट डिलीट कर दिए। कंप्यूटर से उस कंपनी के सारे सर्च हटा दिए जिसने A7 को बनाया था। जेनेसिस टेक, ये वो कंपनी थी जिसे मीडिया और बड़े बड़े बिजनेसमैन भगवान की तरह पूछते थे। इंटरनेट पर उसके बारे में सिर्फ तारीफों के पुल बंधे थे। एक भी कमी या नेगेटिव खबर कहीं मौजूद नहीं थी। अब मैंने भी नाटक करना शुरू कर दिया। एक ऐसा नाटक जिसमें मैं खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा सीधा साधा पति जो अपनी सारी फालतू की शंकाएं छोड़ चुका है। यहाँ तक कि मैं खुद आगे बढ़कर A7 से मजाक मस्ती करता, उससे AI कोडिंग और प्रोग्रामिंग से जुड़े शुरुआती सवाल पूछता। वो भी हर बार अपने सबसे परफेक्ट और ऑफिशियल डेटाबेस से मुझे जवाब देती और फिर हमारी उस बातचीत को एक लर्निंग इंटरेक्शन के रूप में रिकॉर्ड करके खुद ब खुद क्लाउड पर अपलोड कर देती। वो मुझ पर नजर रख रही थी। नहीं, असल में जेनेसिस टेक कंपनी उसके जरिए मेरे ही घर में मुझ पर जासूसी कर रही थी। ये बात सोचकर ही मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ जाती। एक वीकेंड पर घर की सफाई चल रही थी। मैंने A7 को स्टडी रूम में रखा। एक बहुत ही भारी लाल चंदन की लकड़ी का अलमीरा हटाने को कहा। वो अलमीरा मेरी और सुवानचिंग की शादी के वक्त का था, भारी भरकम, जिसे हिलाना भी आदमियों के बस का नहीं था। A7 ने अपने पूरे जिस्म की ताकत झोंक दी और उस भारी अलमीरे को बिना किसी आवाज के बिल्कुल आराम से तय की गई जगह पर रख दिया। काम पूरा करने के बाद उसने अपने हाथ नीचे किए और वही सीधी खड़ी हो गई। तभी मेरी नजर उसके उस नकली मांसपेशियों वाले हाथ पर पड़ी। उसकी उंगलियां बिना किसी कंट्रोल के बहुत बुरी तरह कांप रही थी। वो कोई सिस्टम का बग नहीं था, वो बहुत ज्यादा भारी वजन उठाने के बाद थकी हुई इंसानी नसों का दर्द था जो वो छुपा नहीं पाई। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना एक एक्स्ट्रा टैबलेट निकाला जिसे मैंने पहले से ही घर के मेन वाईफाई नेटवर्क से अलग करके एक खुफिया कैमरे से कनेक्ट कर रखा था। वो खुफिया कैमरा ठीक आनंद के कमरे के दरवाजे के सामने लगा था। टैबलेट की स्क्रीन चालू हुई और उसमें A7 का वो पतला सा साया दिखाई दिया। वो कमरे के अंदर नहीं गई, वो बस आनंद के कमरे के दरवाजे के बाहर बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, एकदम बेजान। गैलरी की खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई बहुत लंबी खिंची हुई दिख रही थी। वो चांद को निहारती किसी पत्थर की मूरत जैसी लग रही थी, जिसमें एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस पल मेरे अंदर का डर अचानक गायब हो गया। मुझे उस पर, या यूं कहें कि उस मशीन के लोहे के ढांचे के अंदर कैद उस बेबस इंसान पर बड़ी दया आने लगी। मैंने तय कर लिया कि अब मैं सुवानचिंग से आमने सामने बात करूंगा। ये मदद की भीख मांगने के लिए नहीं था,
बल्कि मैं उसे सुधरने का आखिरी मौका दे रहा था। जब वो ऑफिस से थकी हारी घर लौटी तो मैंने आनंद को सुला दिया और सारे सबूत उसके सामने लाकर पटक दिए। वो एडिट की हुई सीसीटीवी फुटेज, S7 की गर्दन के पीछे का हाई डेफिनेशन फोटो और वो आधी रात को दिल को चीर देने वाली रोने की आवाज जिसे उसने करंट का शोर कहा था। मैंने बेहद शांत आवाज में कहा, सुवानचिंग, एक बार अपनी आंखों से इन सब चीजों को देखो। उसने अपना चश्मा उतारा, अपनी थकी हुई आंखें मली और बहुत बेदिली से एक एक करके सारी चीजें देखी। पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। बस दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मुझे लगा वो चौंक जाएगी, गुस्सा करेगी या कम से कम इस बारे में सोचेगी तो सही, लेकिन वो बस चुप रही। बहुत देर बाद उसने वापस चश्मा लगाया और बिल्कुल ठंडे प्रैक्टिकल लहजे में बोली, गुचेन, मैंने जेनेसिस टेक के कस्टमर केयर पर बात कर ली है। पल भर में मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हारी सारी परेशानी उन्हें बता दी है। वो अपने सबसे बेस्ट इंजीनियर्स को चेकअप के लिए हमारे घर भेज रहे हैं। इस मामले को सुलझाने का यही सबसे सीधा और सही तरीका है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक ऐसा घमंड था जैसे उसने मेरी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी हो। मैं जैसे बर्फ के पहाड़ से नीचे गिर गया। क्यों सुवानचिंग, क्यों तुमने पहले अपने पति पर भरोसा नहीं किया? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम पर भरोसा करूँ और फिर क्या करें? हम दोनों घर में बैठकर इन आधे अधूरे सबूतों के दम पर फालतू के अंदाजे लगाते रहें? गुचेन, हम समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। हमें चीजों को तसल्ली से और कानूनी तरीके से सुलझाना चाहिए। उसका एक एक शब्द मेरे दिल में कसाई के छुरे की तरह चुभ रहा था। जेनेसिस कंपनी के लोग इतनी जल्दी आ गए जैसे वो हमारे घर के बाहर ही खड़े होकर इंतजार कर रहे हों। सफेद रंग के डॉक्टर जैसे कपड़े पहने दो इंजीनियर्स अंदर आए। उनके चेहरे बिल्कुल बेजान और ठंडे थे, जैसे वो खुद हाड़मांस के नहीं बल्कि लोहे के बने हों। वो अपने साथ ऐसी अजीबोगरीब मशीनें लाए थे जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उन्होंने S7 को ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक पूरी तरह से स्कैन किया। इस पूरे ड्रामे के दौरान सुवानचिंग वही खड़ी रही, जैसे कोई होनहार स्टूडेंट अपने टीचर की बात सुन रहा हो, और बीच बीच में सिर हिला रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद मेन इंजीनियर ने अपना चश्मा उतारा और मेरी तरफ देखकर एक बनावटी नकली मुस्कान दी। मिस्टर गु, हमने इस A7 यूनिट की जांच कर ली है। इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। रही बात आपके शक की, तो डेटा की जांच से पता चला है कि जब आपने इसे एक साथ कई मुश्किल काम सौंपे तो आपके गलत कमांड की वजह से इसके सिस्टम में एक छोटा सा लॉजिकल कंफ्यूजन पैदा हो गया, जिसे हम आसान भाषा में सिर्फ एक बग कहते हैं। उसने आगे कहा, आपकी इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमारा सुझाव है कि हम इस A7 का डीप फॉर्मेट कर दें। इससे इसका पूरा सिस्टम बिल्कुल नया हो जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा कंपनी से बनते वक्त था। डीप फॉर्मेट, ये 2 शब्द मेरे कानों में किसी की मौत के मातम की तरह गूंजे। नहीं, मैं चिल्लाकर मना करने ही वाला था कि सुवानचिंग ने मेरी आवाज दबाते हुए आगे बढ़कर फैसला सुना दिया। ठीक है, आप इसे फॉर्मेट कर दीजिए। कम से कम इससे मेरे पति का ये वहम तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसने मेरी तरफ मुड़कर एक बेहद प्यार भरी लेकिन अंदर से खोखली मुस्कान दी। उस पल मुझे अपनी पत्नी का वो चेहरा बेहद पराया और खौफनाक लगा। S7 को चांदी जैसे सफेद रंग के एक बक्सेनुमा चलते फिरते कमरे में ले जाया गया। मैं मोटी कांच की खिड़की के पार से देख रहा था, जहां उसे बीचों बीच लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया था। जैसे ही हाई वोल्टेज का करंट चालू हुआ, उसका पूरा शरीर एक झटके में अकड़ गया। नकली खाल के नीचे की उसकी नसें और मांसपेशियां बहुत बुरी तरह तड़पने और फड़कने लगी। मुझे साफ लगा जैसे उस बेजान चेहरे पर एक पल के लिए असहनीय जानलेवा दर्द की लहर दौड़ गई हो। मैं पागल हो गया। मैं उस कांच को तोड़ने के लिए आगे झपटा, लेकिन सुवानचिंग ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। गुचेन, होश में आओ, वो बस मशीन को ठीक कर रहे हैं। मैं तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, पर अपनी ही आंखों के सामने उस सच्चाई के आखिरी सुराग को मिटते हुए देखता रहा। मेरी सारी मेहनत, सारे सबूत पल भर में एक कचरे के डिब्बे की तरह साफ कर दिए गए। 20 मिनट बाद फॉर्मेट पूरा हो गया। वो बाहर आई तो उसकी चाल अब 1-1 मिलीमीटर के नाप से चल रही थी। उसकी रोबोटिक आवाज में अब कोई भी इंसानी सिसकी या कंपन नहीं बचा था। उसका हर एक एक्शन किसी घड़ी के कांटे की तरह एकदम सटीक था। वो मेरे पास आई और उसने बहुत तमीज से अपना सिर झुकाया। मालिक, A7 आपकी सेवा में हाजिर है। उस रात सुवानचिंग बिस्तर पर मेरे पास बैठी और मुझसे माफी मांगने लगी। सुनो ना, मुझे माफ कर दो। आज मैंने शायद थोड़ी जल्दीबाजी कर दी, लेकिन मैं बस यही चाहती थी कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए और तुम इस मानसिक तनाव से बाहर आ सको। मैंने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया और खिड़की के बाहर फैले घने अंधेरे को देखने लगा। सुवानचिंग, आज से हम अलग अलग कमरों में सोएंगे। ये कोई सलाह नहीं थी, मेरा आखिरी फैसला था। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल गुजारे थे, जो मेरे बच्चे की माँ थी, उसी ने आज अपने हाथों से मुझे जीते जी इस नरक में ढकेल दिया था। उसे लग रहा था कि उसने समस्या को खत्म कर दिया है। नहीं, उसने तो बस बाहर वालों के साथ मिलकर आवाज उठाने वाले मुझे ही हमेशा के लिए चुप करा दिया था।
अगले दिन से मैंने एक बिल्कुल सुधरे हुए पति का नाटक करना शुरू कर दिया। मैं नई नवेली बनी इस S7 को देखकर मुस्कुराता, उसे घर के काम बताता और कभी भी उसके पुराने रूप का जिक्र तक नहीं करता। सुवान चिंग इस बात से बेहद खुश थी। उसे लगा कि उसकी तरकीब काम कर गई और मैं अपने पागलपन के वहम से बाहर आ गया हूँ। हमारे घर में ऊपर ऊपर से वही पुरानी खुशियाँ लौट आई थी, लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानती थी कि जो शीशा एक बार टूट जाता है उसे कभी दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। मैंने उसकी पीठ पीछे इंटरनेट से डेटा रिकवरी और हैकिंग से जुड़े कुछ बहुत ही महंगे और एडवांस टूल्स मंगवा लिए। दिन के वक्त मैं आनान को संभालता एक सीधे साधे हाउस हस्बैंड की तरह रहता, लेकिन जैसे ही रात के सन्नाटे में वो दोनों सो जाते, मैं खुद को स्टडी रूम में बंद कर लेता। मैं एक प्यासे की तरह पागलों की हद तक कोडिंग और सिस्टम हैकिंग की पढ़ाई करने लगा। मैंने इस नई S7 पर पूरे एक हफ्ते तक पैनी नजर रखी। मुझे समझ आया कि वो हर दिन सुबह ठीक 4 बजे अपने पूरे दिन का लोकल डेटा खुद ही डिलीट कर देती है, लेकिन उसके सिस्टम के सबसे निचले हिस्से में एक ऐसी फाइल थी जो ट्रिपल एन्क्रिप्शन से लॉक थी, जिसे कोई भी फॉर्मेट या क्लीनिंग प्रोसेस छू तक नहीं सकता था। वो उसका ब्लैक बॉक्स था जिसमें उसका सारा पुराना सच कैद था। मुझे हर हाल में उसे हासिल करना था और उसे हासिल करने के लिए मुझे उसके शरीर के पिछले हिस्से से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना पड़ता। वो पोर्ट ठीक उसकी गर्दन के पीछे बने उस S7 के निशान के नीचे छिपा था, जिसे एक खास तरह के मेटल के ढक्कन से बंद किया गया था। बिना कंपनी की असली चाबी के उसे खोलना नामुमकिन था। मेरे पास वो चाबी नहीं थी, इसलिए मुझे घर में एक भयानक एक्सीडेंट का नाटक करना था। शनिवार की दोपहर थी, धूप खिली हुई थी। मैंने हंसते हुए आनान और A7 से कहा, चलो आज हम सब मिलकर छुपन छुपाई खेलेंगे, पापा रेफरी बनेंगे। आनंद खुशी से तालियां बजाने लगी। मैंने S7 को पहले आनंद को ढूंढने के लिए भेजा। हमारे घर की दूसरी मंजिल की सीढ़ियों के उस मोड़ पर जहां CCTV कैमरे की नजर नहीं पहुंचती थी, मैंने पहले से ही कांच की कुछ बेहद चमकदार और फिसलने वाली कंचों की गोलियां बिखेर दी थी। जैसे ही A7 आनंद को अपनी गोदी में लेकर ऊपर से नीचे आ रही थी और ठीक उसी मोड़ पर पहुंची, मैंने नीचे से जानबूझकर उसे आवाज दी। आवाज सुनते ही उसका ध्यान भटका और उसका पैर सीधे उन कंचों की गोलियों पर जा पड़ा। पल भर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरने लगी। लेकिन ठीक उसी आखिरी मोड़ पर S7 ने एक ऐसी हरकत की जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाता। उसने हवा में ही अपने पूरे शरीर को बहुत बुरी तरह मरोड़ा और अपनी पीठ को सीढ़ी के रेलिंग पर बने लोहे के नुकीले डिजाइन से दे मारा। उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी गोद में बैठी आनंद को एक खरोंच तक नहीं आने दी। आनंद बिल्कुल सही सलामत नीचे बिछे कालीन पर गिरी। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ, भड़ाम, और पूरे घर में एक सन्नाटा पसर गया। उस लोहे के नुकीले डिजाइन की चोट इतनी जबरदस्त थी कि उसकी गर्दन के पीछे लगा वो मेटल का ढक्कन टूट गया और उसमें एक बारीक सी दरार आ गई। उस दरार के अंदर मुझे साफ साफ एक USB-C डेटा पोर्ट दिखाई दे रहा था। S7 बहुत धीरे से फर्श से उठी। उसने रोती हुई आनंद को अपनी गोद में उठाया और सहलाते हुए चुप कराने लगी। फिर उसने अपनी गर्दन उठाई और सीढ़ियों पर खड़े मुझे देखने लगी। उस वक्त उसकी उन इलेक्ट्रॉनिक आंखों का रंग वो ठंडा नीला नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी उलझन, एक डर और एक गहरा सवाल था। वो बिल्कुल एक इंसान की आंखें थी। अगले दिन शनिवार था और सुवान चिंग ऑफिस के काम से बाहर गई हुई थी। मुझे इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला था। मैंने S7 को पास बुलाया और कहा, तुम्हारी गर्दन के पीछे का हिस्सा कल चोट लगने से टूट गया है। मैं उसे एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं अंदर के पुर्जे खराब ना हो गए हों। वो चुपचाप मेरे आगे झुक गई और उसने अपनी गर्दन की वो दरार मेरे सामने कर दी। डर और घबराहट के मारे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने पूरे जीवन की सारी हिम्मत बटोरी और उस खास डेटा केबल को उसके पोर्ट के अंदर डाल दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन चालू हुई और डेटा कॉपी होने की पट्टी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 1%, 2%, मेरी जान हलक में अटकी हुई थी। जैसे ही वो पट्टी 99% पर पहुंची, अचानक एक बर्फीला और लोहे जैसा मजबूत हाथ आया और उसने मेरी कलाई को किसी शिकंजे की तरह दबोच लिया। वो A7 थी। उसकी ताकत इतनी खौफनाक थी कि मुझे अपनी हड्डियों के चटकने की आवाज आई। ठीक उसी पल हॉल की दीवार पर टंगा हमारी पूरी फैमिली का वो हंसता मुस्कुराता फोटो फ्रेम बिना किसी वजह के नीचे गिरा और छन की आवाज के साथ उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। S7 ने बस मेरा हाथ पकड़ रखा था। उसकी वो इलेक्ट्रॉनिक आंखें अब खौफनाक लाल रंग में बदल चुकी थी और पागलों की तरह टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई बहुत भयंकर जंग चल रही हो, कोई ऐसा डेटा वॉर जिसे संभालना उसके बस का नहीं था। दर्द के मारे मेरी कलाई फटी जा रही थी, लेकिन मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने उसकी उन लाल आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो कुछ सेकंड मुझे एक सदी जैसे लंबे लगे और फिर अचानक उसकी उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने धीरे से मेरा हाथ छोड़ा और एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें वापस उसी शांत नीले रंग में बदल गई। वो चुपचाप मुड़ी, उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों को ऐसे साफ करने लगी जैसे अभी एक पल पहले कुछ हुआ ही न हो।
तभी कंप्यूटर से एक टिन की आवाज आई। डेटा कॉपी पूरा हो चुका था। मैंने झटके से केबल निकाली, उस पेन ड्राइव को जेब में डाला और खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया। मैंने उस लॉक की हुई फाइल को कंप्यूटर में डाला। वो ट्रिपल एन्क्रिप्शन से लॉक थी, जैसे मेरे सामने 3 बड़े बड़े पहाड़ खड़े हों। मैंने पिछले 2 महीनों में जो कुछ भी हैकिंग और कोडिंग के बारे में सीखा था वो सब दाव पर लगा दिया। मैंने 100 से भी ज्यादा तरीके आजमाए, लेकिन हर बार स्क्रीन पर आता फेल, फेल और सिर्फ फेल। जब मैं पूरी तरह थक गया और हार मानने ही वाला था, तभी अचानक मेरे दिमाग में A7 का वो चेहरा आया, उसका आनान को बचाने का वो तरीका जो किसी मशीन का हो ही नहीं सकता था। वो कोई प्रोग्राम नहीं था, वो एक माँ की ममता थी जो अपनी जान देकर भी बच्चे को बचाती है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक जादू के तहत कीबोर्ड पर पासवर्ड टाइप किया, आनंद, और चमत्कार हो गया। पहली सिक्योरिटी का ताला टूट गया। मेरे मुरझाए हुए जिस्म में जैसे जान लौट आई। मैंने तुरंत अगला पासवर्ड आजमाया, आनंद का जन्मदिन, फिर हमारे घर का नंबर और हर वो शब्द जो एक माँ, एक बच्चे और एक परिवार से जुड़ा हो सकता था। पूरी रात गुजर गई और जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो आखिरी लॉक भी टूट गया। फाइल खुलते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा था कि उसके अंदर कोई मुश्किल कंप्यूटर कोडिंग होगी या कोई सिस्टम की फाइलें होंगी, लेकिन नहीं, उसके अंदर सबसे आसान और सीधे शब्दों में लिखी हुई एक इंसान की टूटी फूटी डायरी के पन्ने थे। 3 सितंबर, शिन, उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं और इस मोटी रकम वाले मेडिकल ट्रायल में हिस्सा ले लूं तो हमारी बेटी नैन के ऑपरेशन के पैसे आ जाएंगे। मुझे नहीं पता ये क्या काम है, लेकिन शिन, तुम्हारे और हमारी बच्ची के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। 15 सितंबर, यिन, उन्होंने मेरे शरीर में कोई नीली दवा का इंजेक्शन लगाया है। मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं रहा, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मेरी दर्द महसूस करने वाली नसें ही काट दी है। मुझे दर्द तो महसूस नहीं होता, बस एक अजीब सा खौफ लगा रहता है। 1 अक्टूबर, मेरे दिमाग में एक चिप डाल दी गई है। अब वो मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें और हुक्म भर रहे हैं। मैं A7 हूँ, मैं एक रोबोट नौकर हूँ, मुझे अपने मालिक की सेवा करनी है। नहीं, 7 नवंबर, मेरी यादें धुंधली पड़ती जा रही है। मैं अब अपनी नैन का चेहरा भी भूलने लगी हूँ। मेरा नाम जियांग यू है, मेरा नाम जियांग यू है। मुझे ये नाम किसी भी हाल में नहीं भूलना है। और आखिरी पन्ना जो सिर्फ 3 दिन पहले लिखा गया था, यानी ठीक उसी दिन जब A7 को फॉर्मेट किया गया था, वो लोग मुझे पूरी तरह मिटाने वाले हैं। मालकिन ने मुझे उन लोगों के हवाले कर दिया है और मालिक, शायद उन्हें कुछ शक हो गया है। अगर कोई भी मेरी इन बातों को पता रहा है तो प्लीज मेरे गांव में रहने वाले मेरे पति और मेरी बेटी को बता देना कि मेरा नाम जियांग यू है। मैंने उन्हें धोखा नहीं दिया, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं भागी थी। ये पढ़कर मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट का होश में आना नहीं था, ये तो एक जीते जाते इंसान के साथ किया गया ऐसा भयानक और खौफनाक धोखा था जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक जीती जागती औरत, एक माँ जो अपनी तड़पती हुई बेटी के इलाज के लिए मजबूर थी, उसे इन दरिंदों ने बहला फुसलाकर लोहे और प्लास्टिक के एक बेजान ढांचे में कैद कर दिया था। उसे एक सामान की तरह बाजार में बेच दिया और मेरी अपनी पत्नी सुवानचिंग इस घिनौने जुर्म में उनकी मददगार बनी थी। सुबह के ठीक 7 बजे थे जब स्टडी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो सुवानचिंग थी। गुचेन, क्या तुम रात भर नहीं सोए? नाश्ता तैयार है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी लाल और सूजी हुई आंखों को देखकर वो चौंक गई। मैंने बिना एक शब्द बोले अपने हाथ का टैबलेट पूरी ताकत से उसके पैरों के पास पटक दिया। उसने हैरान होकर उसे उठाया और जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर जियांग्यू की डायरी पर पड़ी, उसके चेहरे के रंग उड़ने लगे। पहले हैरानी, फिर खौफ और आखिर में उसका चेहरा किसी लाश की तरह सफेद पड़ गया। टैबलेट को पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अब समझ आ चुका था कि जिस चीज को उसने कल एक कंप्यूटर का बग समझकर फॉर्मेट कर दिया था, वो कोई डेटा नहीं बल्कि एक जीती जागती औरत के आखिरी सांसों की तड़प थी। सुवानचिंग के चेहरे का खून सूख चुका था। उसने कांपते होठों से मेरी तरफ देखा, पर उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। अगले ही पल उसके पैर लड़खड़ाए और वो धड़ाम से मेरे घुटनों के पास आ गिरी। गुचेन, मुझे कसम से कुछ नहीं पता था। उसकी आवाज डर और पछतावे से कांप रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुचेन, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मैंने नीचे घुटनों के बल बैठी अपनी पत्नी को देखा, जो औरत कल तक खुद को बहुत बड़ी इंजीनियर और अक्लमंद समझती थी। आज वो किसी अपराधी बच्चे की तरह पैरों में पड़ी रो रही थी, पर मेरे दिल में उसके लिए कोई दया नहीं थी, बस एक गहरी मायूसी थी। अब इन बातों का क्या फायदा सुवानचिंग? फायदा है, बिल्कुल फायदा है। उसने झटके से सिर उठाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। हम पुलिस के पास चलेंगे, हम ये सारे सबूत पुलिस को सौंप देंगे। पुलिस? मैंने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाया। और फिर क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि जेनेसिस कंपनी के बड़े बड़े वकील कोर्ट में इस डायरी को मेरा बनाया हुआ वहम साबित नहीं कर देंगे? और पुलिस सबसे पहले तुम्हें अंदर करेगी, क्योंकि इस जुर्म में तुमने उनका साथ दिया है। सुवानचिंग वही पत्थर बन गई। वो बहुत चालाक थी। वो एक पल में पूरी बात समझ गई। हमारे पास कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं था जिससे हम ये साबित कर सके कि इस मशीन के अंदर जियांग्यू कैद है और इस डायरी का सच
हम किसी को समझा नहीं पाते। वो बेबस होकर फर्श पर बैठ गई और अपने बालों को नोचते हुए रोने लगी। तो अब हम क्या करें? मैंने उस बेकसूर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने एक लंबी सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उसे यहाँ से निकालना होगा और कंपनी के खिलाफ और पक्के सबूत ढूंढकर इस काले धंधे को पूरी दुनिया के सामने लाना होगा। सुवानचिंग की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। वो तुरंत कंप्यूटर की तरफ भागी और पागलों की तरह कीबोर्ड पर उन गलियां चलाने लगी। कुछ मिनटों बाद उसका चेहरा और गंभीर हो गया। मामला हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। गुचेन, जेनेसिस कंपनी के हेड ऑफिस को भनक लग चुकी है कि कल रात हमारे घर से डेटा कॉपी किया गया है। उनके सिस्टम में हमारे गलत तरीके से लॉगिन करने का रिकॉर्ड आ गया है। मेरा दिल बैठ गया। अब वो लोग क्या करेंगे? वो इसे वापस ले जाएंगे। सुवानचिंग की आवाज में पूरा यकीन था। वो सॉफ्टवेयर अपडेट या किसी खराबी का बहाना बनाकर अपने गुंडों को भेजेंगे और S7 को जबरदस्ती उठा ले जाएंगे। और अगर वो एक बार उनके पास चली गई तो जियांग यू कभी वापस नहीं आ पाएगी। हमारे पास कितना वक्त है? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे। वक्त अब हमारे सिर पर लटकती हुई कसाई की तलवार बन चुका था। हम दोनों तुरंत काम पर लग गए। सुवानचिंग ने अपनी पूरी कोडिंग की ताकत झोंक दी और एक ऐसा उल्टा वायरस बनाने लगी जो S7 के अंदर लगे लोकेशन ट्रैकर और नेटवर्क को कुछ समय के लिए जाम कर दे ताकि हमें भागने का मौका मिल सके। और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं S7 के सामने ऐसा नाटक करूं जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने चुपके से घर में रखा कैश, जरूरी कागजात और पासपोर्ट समेटना शुरू कर दिया। मैं आनन के कमरे में उसके कपड़े पैक करने गया। वहाँ S7 यानी जियांग यू बिल्कुल शांत खड़ी थी। वो आनन के बिखरे हुए खिलौने एक एक करके उठा रही थी और उन्हें सलीके से डिब्बे में रख रही थी। वो अपना काम बहुत ध्यान से कर रही थी। तभी जैसे ही मैंने आनन का पसंदीदा खरगोश वाला खिलौना सूटकेस में रखा, जियांग यू चुपचाप आगे बढ़ी। उसने खिलौनों के डिब्बे में से बिल्कुल वैसा ही एक और हूबहू दिखने वाला खरगोश निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। वो एक एक्स्ट्रा खिलौना था जिसे आनन हमेशा पलंग के नीचे छिपा कर रखती थी, जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। मैं दंग रह गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी नीली रोबोटिक आंखें बिल्कुल शांत थी, लेकिन मैं जान चुका था कि ये वही थी। जियांग यू का दिमाग अब उस लोहे के पिंजरे को तोड़कर बाहर आ रहा था। वो जिस तरीके से भी मुमकिन था हमारी मदद कर रही थी और हमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। दोपहर के ठीक 3 बजे काले रंग की एक बड़ी गाड़ी जिस पर जेनेसिस कंपनी का लोगो लगा था हमारे घर के नीचे आकर चुपचाप खड़ी हो गई। वो लोग तय वक्त से पहले ही आ चुके थे। स्टडी रूम में सुवानचिंग पसीने पसीने हो रही थी और कीबोर्ड पर हाथ चला रही थी। नहीं हो रहा है। उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तगड़ा है, मेरी सोच से भी 3 गुना ज्यादा मजबूत। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। उसकी आवाज में साफ मौत का खौफ था। तभी घर की घंटी बजी। स्क्रीन पर कंपनी के उन 2 इंजीनियर्स के ठंडे और डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। नमस्ते मिसेस सुवानचिंग, हमारे हेड ऑफिस के कंप्यूटरों से पता चला है कि आपके घर की A7 यूनिट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ आ गई है जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमें इसे तुरंत वापस ले जाना होगा। मैंने माइक ऑन किया और अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए कहा, वो घर पर नहीं है। मैं उनका पति बोल रहा हूँ। जो भी बात है उनके आने के बाद करना। लेकिन बाहर खड़े लोग इस झांसे में आने वाले नहीं थे। मिस्टर गो, मामला बहुत गंभीर है। प्लीज हमारे काम में रुकावट मत डालिए और तुरंत दरवाजा खोलिए। उनकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ऐसी धौंस थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ ही सेकंड में दरवाजे के लॉक से चिर्रर चिर्रर करके करंट की आवाज आने लगी। वो लोग बाहर से हमारे घर का डिजिटल लॉक हैक कर रहे थे। सुवानचिंग कमरे से बाहर भागी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट में वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। 5 मिनट। हम अपने ही घर में एक चूहे की तरह फंस चुके थे। अब क्या करें? मेरा दिमाग एक गर्म मशीन की तरह तेज दौड़ने लगा। तभी मुझे जियांग यू की डायरी की एक बात याद आई। उसने लिखा था कि अगर कभी कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जब मशीन पागल हो जाए तो उसे पूरी दुनिया से काटने के लिए उसके शरीर में एक ऑफ का बटन यानी फिजिकल स्विच लगाया गया है। लेकिन वो बटन कहाँ है ये खुद जियांग यू को भी नहीं पता था। मैं भागकर जियांग यू के सामने खड़ा हुआ और बहुत तेज आवाज में बोला, जियांग यू, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकती हो तो मुझे बताओ कि वो ऑफ करने वाला बटन कहाँ है। S7 की आंखें पागलों की तरह कभी लाल तो कभी नीली होने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा जैसे वो अपने अंदर चल रहे कंपनी के कंप्यूटर प्रोग्राम से आखिरी लड़ाई लड़ रही हो। उसने बहुत मुश्किल से अपना भारी लोहा जैसा हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी छाती के बीचों बीच यानी दिल की जगह पर इशारा किया। मैंने तुरंत उसकी छाती के ऊपर लगी उस नकली खाल को फाड़ दिया, लेकिन नीचे सिर्फ एक ठंडी मजबूत लोहे की प्लेट थी। वहाँ कोई बटन या स्विच नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? तभी सुवानचिंग पीछे से चिल्लाई, वो वॉइस कमांड से खुलेगा। मुझे याद आया उसने अपनी डायरी में लिखा था। वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। उसकी बेटी का निकनेम नैन था। ये सुनते ही मैं पागलों की तरह वापस स्टडी रूम की तरफ भागा। कंप्यूटर पर रखी उन सैकड़ों पन्नों की डायरी को मैंने आंधी की रफ्तार से खंगाला और तभी एक छोटे से कोने में जियांग यू का लिखा वो जुमला मुझे मिल गया। उसने लिखा था, आज फिर सपने में नैन आई।
उसे मेरे साथ एक खेल खेलना बहुत पसंद था। मैं कहती नैन तुम भूल न जाना, तो वो कहती यादों का है ये ताना बाना, ये हमारा खुफिया कोड है। ये एक कोडवर्ड था। मैं हवा की तेज रफ्तार से वापस हॉल में आया। वहाँ दरवाजे का लॉक आधा टूट चुका था और घर में सायरन की तेज आवाज गूंज रही थी। मैंने S7 की छाती के पास अपना मुंह किया और अपनी पूरी ताकत से कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर वो खुफिया कोड बोला, नैन तुम भूल न जाना। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, S7 की छाती पर लगी वो मजबूत लोहे की प्लेट कटाक से खुल गई। उसके अंदर एक चमचमाता हुआ लाल रंग का गोल बटन दिखाई दे रहा था। यही था दुनिया से कटी वो खुफिया चाबी। मैंने बिना सोचे समझे अपनी उंगली से उस बटन को पूरी ताकत से दबा दिया। ठीक उसी पल हमारे घर का डिजिटल लॉक पूरी तरह टूट गया और धड़ाम से दरवाजा खुल गया। कंपनी के वो 2 इंजीनियर्स बिना किसी भाव के अंदर घुसे। उनकी नजर सबसे पहले सामने खड़ी A7 पर पड़ी, जो अब पूरी दुनिया के नेटवर्क से कटकर एक बेजान मूर्ति की तरह खड़ी थी। और उसके बगल में हम तीनों मजबूती से दीवार बनकर खड़े थे। मेन इंजीनियर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत अपनी कमर से एक बिजली का झटका देने वाला हथियार निकाला, लेकिन सुवानचिंग उससे भी तेज निकली। उसने घर के मैन कंट्रोल पैनल की तरफ देखकर अपनी पूरी ताकत से चीखा, घर का सबसे बड़ा सिक्योरिटी मोड चालू करो। पलक झपकते ही छत पर लगे पानी के फव्वारे चालू हो गए और बर्फीले पानी की बौछार उन इंजीनियर्स पर गिरने लगी। पूरे फ्लोर पर आग का सायरन बजने लगा। जब तक वो दोनों पानी की वजह से अपनी आंखें मल रहे थे, मैंने आनान का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भागो। सुवानचिंग ने उस बेजान पड़ी जियांग यू को सहारा दिया और हम चारों बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों के रास्ते नीचे की तरफ भागने लगे। हम सीधे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचे और पहले से तैयार रखी गाड़ी में बैठ गए। सुवानचिंग ने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी एक तीर की तरह पार्किंग से बाहर निकल गई। पर जैसे ही मैंने पीछे वाले शीशे में देखा, मेरे होश उड़ गए। काले रंग की एक बड़ी गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। सब कसकर पकड़ लो, सुवानचिंग ने चिल्लाते हुए कहा और गाड़ियों की भीड़ के बीच सांप की तरह गाड़ी दौड़ाने लगी। मैंने डरी सहमी आनान को सीने से लगा रखा था। मैं लगातार अपने फोन का सिम कार्ड बदल रहा था ताकि कोई हमें ट्रैक न कर पाए। मैंने अपने कॉलेज के सबसे पक्के दोस्त लिन चेन को फोन मिलाया, जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। फोन उठते ही मैंने बहुत तेज आवाज में उसे पूरी कहानी सुना दी। लिन चेन पहले तो सन्न रह गया, फिर गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे अपनी लोकेशन भेजो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खुफिया जगह का इंतजाम करता हूँ जहाँ यमराज भी तुम्हें ढूंढ न पाए। जैसे ही हम हाईवे के पुल पर चढ़ने वाले थे, पीछे चल रही उस काली गाड़ी ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और हमारी गाड़ी के पिछले हिस्से पर बहुत जोरदार टक्कर मारी। हमारी गाड़ी घूम गई और सीधे पुल की लोहे की रेलिंग से जा टकराई। चारों तरफ से काली शर्ट पहने 4 गुंडे हमारी गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ठीक उसी पल मेरे बगल में बैठी जियांग्यू का शरीर दोबारा हिलने लगा। उसकी बंद पड़ी नीली आंखें फिर से चमक उठीं। उसने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और अपनी उस मशीनी ताकत से सामने खड़े 2 गुंडों को हवा में उछाल दिया। उसने हमारे भागने के लिए एक रास्ता बना दिया था। सुवानचिंग ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने स्टीयरिंग घुमाई और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी टायरों की चीख के साथ उस घेरे को तोड़कर बाहर निकल गई। हमने कुछ समय के लिए उन पीछा करने वालों को पीछे छोड़ दिया था। लिन चेन के बताए पते के मुताबिक हम शहर के आखिरी कोने में बसी एक ऐसी तंग बस्ती में पहुंचे जहां हजारों मजदूर रहते थे। वहां एक बेहद साधारण से मकान के कमरे में हम छिपे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, हम तीनों निढाल होकर फर्श पर गिर पड़े। उस कमरे में जियांग्यू का दिमाग धीरे धीरे उस लोहे के ढांचे से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों का सूनापन अब कम हो रहा था, पर उसकी यादें अभी भी कांच के टुकड़ों की तरह बिखरी हुई थी। उसे बस इतना याद था कि उसका नाम जियांग्यू है, उसकी एक बीमार बेटी है जिसका नाम नैन है, और उसने पैसों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसके बाद की हर बात धुंधली थी। चिप, उसने बहुत मुश्किल से रुक रुक कर कहा, मेरे शरीर के अंदर एक चिप है जो मेरी यादों को खा रही है। सुवानचिंग ने तुरंत अपने औजार निकाले और उसकी जांच की। जो सच सामने आया, उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो लाल बटन सिर्फ बाहर के इंटरनेट को बंद कर सकता था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जो मेन चिप लगी थी वो अभी भी चालू थी। वो चिप न सिर्फ जियांग्यू की यादों को मिटा रही थी, बल्कि उससे एक खुफिया लोकेशन का सिग्नल भी कंपनी को जा रहा था। हम एक ऐसे बम को साथ लेकर घूम रहे थे जो कभी भी फट सकता था। हमें हर हाल में उस चिप को बाहर निकालना था, लेकिन उस चिप को निकालने के लिए जो उसकी रीढ़ की हड्डी की नसों से जुड़ी थी, हमें बड़े अस्पताल की मशीनें और एक डॉक्टर की जरूरत थी। हमारे पास कुछ नहीं था। जब हम बेबस बैठे थे तो जियांग्यू ने खिड़की के बाहर देखते हुए बहुत धीरे से कहा, डॉक्टर चेन, कंपनी के मेडिकल विभाग में एक डॉक्टर चेन है। उनकी आंखों में मेरे लिए दया थी। ये हमारे लिए डूबते को तिनके का सहारा था। मैंने तुरंत लिन चेन को फोन किया और उससे कहा कि वो जेनेसिस कंपनी के सारे पुराने और नए डॉक्टरों की लिस्ट निकाले। आधे घंटे बाद मेरे ईमेल पर एक फाइल आई जिसमें कई डॉक्टरों की तस्वीरें थी। मैंने वो तस्वीरें एक एक करके जियांग्यू को दिखाई। जैसे ही एक तस्वीर सामने आई
जियांग्यू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक चश्मा पहने हुए अधेड़ उम्र की महिला डॉक्टर की तस्वीर पर उंगली रखी और कहा, यही है वो। मैंने उस नंबर पर फोन मिलाया। शुरुआत में वो डॉक्टर बहुत डरी हुई थी और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने कांपती आवाज में 2 नाम लिए, जियांग्यू और नैन, फोन की दूसरी तरफ एक लंबा सन्नाटा छा गया। आखिरकार डॉक्टर चेन हमारी मदद के लिए मान गई। उन्होंने हमें अपनी एक छोटी सी खुफिया क्लिनिक पर बुलाया और फोन काटने से पहले एक ऐसी खौफनाक बात कही जिसे सुनकर मेरा कलेजा कांप गया। अपने दिल को मजबूत कर लो, गुचेन। डॉक्टर चेन की आवाज में एक गहरा दर्द था। जेनेसिस कंपनी के उस पाताल जैसे बंकर में जियांग्यू जैसी न जाने कितनी माताओं को इन लोगों ने जिंदा दफन कर रखा है। तय किए गए प्लान के मुताबिक हम रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर जियांग्यू को लेकर डॉक्टर चेन की क्लिनिक पहुंचे। वो जगह बहुत पुरानी और सुनसान इलाके में थी। डॉक्टर चेन तस्वीरों से भी ज्यादा बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी, जैसे उनकी आंखों में कोई बहुत बड़ा गुनाह छिपा हो। वो हमें ऑपरेशन थिएटर में ले गई और स्ट्रेचर पर लेटी जियांग्यू को देखकर एक ठंडी सांस ली। ये चिप सीधे इसकी रीढ़ की हड्डी के मेन हिस्से से जुड़ी है। ये ऑपरेशन मौत और जिंदगी के बीच का खेल है। अगर 1 मिलीमीटर भी हाथ हिला तो ये हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगी। मेरा दिल बैठ गया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, हमारे लिए एक एक सेकंड काटना सदियों जैसा भारी हो गया। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बेहद शांत, संस्कारी लेकिन अंदर तक डरा देने वाली एक मर्द की आवाज आई। नमस्ते मिस्टर गुचेन, मैं जेनेसिस कंपनी का मालिक चिन डोंगहाई बोल रहा हूँ। चिन डोंगहाई, ये वही आदमी था जिसे पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का भगवान मानती थी, पर असल में इस पूरे खौफनाक खेल का असली शैतान यही था। मुझे लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। जो सामान तुम्हारे पास है उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें, तुम्हारी पत्नी को और तुम्हारे बूढ़े माता पिता को एक खरोंच तक नहीं आएगी। ये साफ साफ धमकी थी। मैंने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि सुवानचिंग इस कॉल को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा सके। मैंने अपने डर को छुपाया और फोन पर हंसते हुए कहा, चिन साहब, आपका वो परफेक्ट रोबोट अब आपके काबू से बाहर है। इस वक्त आपकी हालत बहुत खराब होगी, है ना? शायद तुम अभी भी अपनी औकात नहीं समझ पा रहे हो। गुचेन, चिन डोंगहाई की आवाज अब कड़वी और बर्फीली हो चुकी थी। मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। गुचेन, मैंने तुम लोगों का इलाका ढूंढ निकाला है। तुम लोग शहर के दक्षिणी हिस्से के उसी पुराने मलबे वाले इलाके में छुपे हो, है ना? मेरे आदमी बहुत जल्द तुम सबको गटर के चूहों की तरह घसीटते हुए बाहर निकाल लेंगे। चिन डोंगहाई की वो कड़वी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा दिल हलक में आ गया। तभी सुवानचिंग ने मुझे हाथ से इशारा किया। उसे कोडिंग के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था। मुझे हर हाल में उस शैतान को बातों में फंसाए रखना था। मैं चिन डोंगहाई को बातों में उलझा ही रहा था कि तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर से मशीनों की तीखी और डरावनी आवाज गूंज उठी। पिप पिप पिप। जियांग्यू के दिल की धड़कन रुक चुकी थी। स्क्रीन पर सीधी लाइन आ गई थी। मैं और सुवानचिंग पल भर में सुन पड़ गए, जैसे हमारे ऊपर किसी ने खौलता हुआ पानी डाल दिया हो। फोन की दूसरी तरफ से चिन डोंगहाई के हंसने की आवाज आई। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मुश्किलें मेरे आने से पहले ही खत्म होने वाली है। उसका सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। ठीक उसी आखिरी मोड़ पर ऑपरेशन थिएटर की लाइट बुझ गई। डॉक्टर चेन ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा पसीने से तरबतर था और वो बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन उनके हाथ में एक छोटे से नाखून के बराबर लोहे की चिप थी जो अब भी लाल रंग में टिमटिमा रही थी। ऑपरेशन कामयाब रहा, डॉक्टर चेन ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। चिप के बाहर निकलते ही जियांग्यू की जान बच गई। उसकी यादों पर लगा वो ताला अब टूट चुका था। माना कि उसकी कुछ यादें हमेशा के लिए मिट चुकी थी, पर जरूरी बातें अब धीरे धीरे उसके दिमाग में वापस लौट रही थी। उसने हमें उस पाताल जैसे बंकर का रास्ता बताया और अंदर की एक एक खुफिया जगह की जानकारी दी। डॉक्टर चेन ने भी हमें एक ऐसी फाइल सौंपी जिसे उन्होंने अपनी जान दाव पर लगाकर कंपनी के कंप्यूटर से चुराया था। उस फाइल में जियांग्यू जैसी कई और बेकसूर औरतों के नाम और उनके साथ की गई दरिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा था। इसी बीच मेरे पत्रकार दोस्त लिन चेन ने भी एक बहुत बड़ी खबर ढूंढ निकाली थी। जेनेसिस कंपनी ठीक 3 दिन बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाली थी, जिसका पूरी दुनिया में लाइव वीडियो चलने वाला था। उस प्रोग्राम में खुद चिन डोंगहाई आने वाला था ताकि वो अपने नए और भी खतरनाक रोबोट को दुनिया के सामने ला सके। हमारे पास यही एक आखिरी मौका है। गुचेन, लिन चेन ने फोन पर बहुत जोश में कहा, हम उसके अपने ही गढ़ में पूरी दुनिया के सामने उसका असली चेहरा बेनकाब करेंगे। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान तैयार हुआ। सुवानचिंग की जिम्मेदारी थी कि वो जियांग्यू और डॉक्टर चेन से मिले डेटा की मदद से एक ऐसा वायरस यानी डेटा बम तैयार करे जो प्रोग्राम के दिन कंपनी के लाइव वीडियो सिस्टम को हैक कर सके। और मैं और लिन चेन सारे सबूतों को एक साथ जोड़ने में लग गए। जियांग्यू का वो रोता हुआ वीडियो, डॉक्टर चेन के कागजात, मेरी चुराई हुई डायरी और हाईवे पर गुंडों द्वारा हमारा पीछा किए जाने का वो वीडियो। जियांग्यू ने जिद की कि वो खुद उस वीडियो में सामने आएगी। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी कि जिसे लोग दुकान से खरीदा हुआ एक रोबोट समझ रहे हैं, वो असल में एक जीती जागती इंसान है, एक माँ है जिसका अपना परिवार है।
सबूतों को जोड़ते वक्त हमारे सामने एक ऐसा खौफनाक सच आया जिसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। चिन डोंगहाई का इरादा सिर्फ रोबोट बेचना नहीं था। वो जो नया रोबोट बना रहा था उसके जरिए वो इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर के सर्वर पर अपलोड करना चाहता था ताकि वो खुद को अमर बना सके। और जियांग्यू जैसी बेकसूर औरतें उसके इस पागलपन के खेल की सिर्फ प्रयोगशाला की चूहे थी। वो आदमी एक नंबर का साइको था। प्रोग्राम के दिन हम अलग अलग रास्तों से निकले। सुवानचिंग और लिन चेन की कोडिंग टीम उस तंग बस्ती के कमरे में बैठकर हमारे कंप्यूटर को संभाल रही थी और मैं और जियांग्यू लिन चेन के बनाए नकली मीडिया पास के दम पर उस बड़े हॉल के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया और हॉल के अंदर गया, वहाँ दीवार पर जेनेसिस कंपनी का वो बड़ा सा लोगो चमक रहा था। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, बस एक ऐसी हिम्मत थी जैसे कोई फौजी जंग के मैदान में उतर रहा हो। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चिन डोंगहाई काले रंग का एक महंगा सूट पहने स्टेज के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे वो इस दुनिया का राजा हो। वो अपनी मीठी और झूठी आवाज में लोगों को एक ऐसे भविष्य के सपने दिखा रहा था जहाँ कोई कभी नहीं मरेगा। नीचे बैठे लोग पागलों की तरह तालियां बजा रहे थे। कैमरों की लाइटें चमक रही थी और हर कोई उसके इस माया जाल में खोया हुआ था। ठीक उसी पल जब वो अपने नए रोबोट का पर्दा उठाने वाला था, सुवानचिंग ने कंप्यूटर का बटन दबा दिया। हॉल की वो बहुत बड़ी स्क्रीन अचानक काली पड़ गई और पूरी दुनिया में चल रहा लाइव वीडियो रुक गया। स्क्रीन पर सबसे पहले मेरा चेहरा आया और उसके तुरंत बाद हमारी बनाई हुई वो वीडियो फिल्म चलने लगी। जियांग्यू की डायरी, डॉक्टर चेन के सबूत, वो दर्दनाक प्रयोग और उन तड़पती हुई माताओं के नाम। चिन डोंगहाई के चेहरे की वो नकली मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो स्टेज के पीछे चिल्लाने लगा, सारे गार्ड्स कहाँ हैं? बिजली काट दो, तुरंत बंद करो इसे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी थी। मैं और जियांग्यू भीड़ को चीरते हुए सीधे स्टेज पर चढ़ गए। जियांग्यू ने सबके सामने कैमरों के आगे अपनी शर्ट का कॉलर खींचा और अपनी गर्दन के पीछे का वो बदसूरत S7 का निशान सबको दिखा दिया। मैंने चिन डोंगहाई के हाथ से माइक छीना और पूरे हॉल के सामने और पूरी दुनिया के दर्शकों के सामने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की कभी भी किसी इंसान की जिंदगी और उसकी ममता की कीमत पर नहीं हो सकती। पूरे हॉल में पहले तो ऐसा सन्नाटा छाया जैसे कोई मर गया हो और फिर ऐसा हंगामा हुआ जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। पत्रकारों के कैमरों की लाइटें पागलों की तरह हम पर और उस थरथर कांपते चिन डोंगहाई पर चमकने लगी। चिन डोंगहाई के गुंडे हमारी तरफ लपके, लेकिन जियांग्यू, वो औरत जिसे वो लोग सिर्फ अपनी दुकान का एक सामान समझते थे, वो एक चट्टान की तरह मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। उसी वक्त लिन चेन की बुलाई हुई पुलिस भी चारों तरफ से दरवाजे तोड़कर हॉल के अंदर घुस आई। चिन डोंगहाई ने जब देखा कि पासा पलट चुका है तो वो पीछे के रास्ते से भागने लगा, लेकिन सुवानचिंग ने पहले से ही वहाँ के लिफ्ट और दरवाजों का कंप्यूटर हैक कर लिया था और उसे लिफ्ट के अंदर ही बंद कर दिया। आखिरकार टेक्नोलॉजी के नाम पर इंसानों का शिकार करने वाले उस शैतान को और उसकी पूरी टीम को पुलिस ने हथकड़ियां पहना दी। दोपहर की तेज धूप हॉल की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से छनकर सीधे अंदर आ रही थी। उस उजली रोशनी में मैंने देखा कि जियांग्यू के चेहरे पर खुशी और दर्द के आंसू बह रहे थे। इस बात को गुजरे कई महीने हो चुके हैं। आज भी टीवी पर जेनेसिस कंपनी के उस काले धंधे की खबरें चलती हैं और उस बंकर से कई और बेकसूर लोगों को आजाद कराया जा चुका है। जियांग्यू भी अब अपने गांव लौट चुकी है और अपनी प्यारी बेटी नैन के साथ एक नई जिंदगी जी रही है। मैं और सुवानचिंग आज अपनी बेटी आनन को लेकर पार्क की हरी घास पर टहल रहे हैं। सुवानचिंग ने मेरा हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा है, जैसे उसे डर हो कि मैं फिर कभी दूर न चला जाऊं। आनन आगे आगे दौड़ रही है और उसकी खिलखिलाहट पूरे पार्क में गूंज रही है। मैं अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ और अपनी पत्नी को भी, जिसे मैंने खोकर फिर से पा लिया है। मुझे पता है कि इस जंग में हमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि उससे भी बड़ी चीज बचाई है जो इस दुनिया के हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। वो है इंसानियत और अपनों के लिए प्यार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।